गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो पढ़ेंगे वह क्लास 6 की एनसीईआरटी है और क्लास 6 की एनसीईआरटी का नाम है हमारे अतीत। हमारे अतीत का अध्याय जो है 8 पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 को विस्तृत रूप में पढ़ा और बिल्कुल हम लोगों ने समझा कि यहाँ से किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस या अन्य सारे जितने भी पुलिस एसआई के एग्ज़ाम हैं उनमें यहाँ से किस तरह से हम इसका अध्ययन किस तरह से करें कि उन प्रश्नों को सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। और ज़्यादातर प्रश्न एग्जामों में यहीं से पूछे जाते हैं, तो ये भी बात हम लोगों ने समझा कि किस तरह से अब हम यहाँ से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और किस तरह से हम इसको पढ़ें कि ये वो सारे प्रश्न सॉल्व करने में आसानी हो जाए जिसे अक्सर एग्जाम पूछा करते हैं। अब देखें, इस चैप्टर का जो नाम है यह अध्याय 8 है। इसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चैप्टर का नाम क्या है? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। बिल्कुल ध्यान देंगे, क्या नाम है चैप्टर का? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अब देखें, यहाँ पे लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लगा। अब इसके बाद से यहीं से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर का जो देखेंगे कि पहला टॉपिक है यह लोहे के औजार और खेती, यानी कि भारतीय इतिहास में कब लोहे के औजार का प्रयोग किया गया और किस तरह से इन औजारों से खेती करना आसान हो गया। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। कितने वर्ष पहले हुआ? लगभग 3000 वर्ष पहले। आज से 3000 कहने का मतलब क्या हुआ कि लगभग 1000 बीसी में जो है लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। तो आप जानते हैं कि जो आज से 3000 वर्ष पूर्व का काल है, यह काल कैसे को क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। इस काल का एक और नाम है उत्तर वैदिक काल। पिछली क्लासों में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो काल थे। ऋग वैदिक काल उसे कहते थे जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में अन्य वेदों की, जैसे वेद कितने थे? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में एक वेद जो है वह कब लिखा गया? आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया, यानी 1500 बीसी के आसपास ये लिखे गए। लेकिन जो है उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद लिखे गए और उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ये 3 वेद कौन से थे? तो ये 3 वेद थे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कई सारे उपनिषदों हम देखे पिछली क्लासों में जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि भारत में उपनिषदों की रचना लगभग कब होती है? लगभग 500 बीसी के आसपास होती है। महाजनपद काल में, बुद्ध महावीर के काल में होती है और उत्तर वैदिक काल में होती है। बहुत सारे लगातार उपनिषदों की रचना हुई। लगभग मान्य जो उपनिषद हैं, प्राचीन उपनिषद, इनकी संख्या 13 है। क्लियर हुआ? और तो हमने देखा था उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और हमने ये देखा था, पढ़ा था उसमें कि उपनिषदों की जो उपनिषद हो जो हैं, यह प्राचीनतम जो है हमारे धार्मिक ये भारत की प्राचीनतम दर्शन बुकें हैं। इसके बाद से हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल में ही लगभग 500 बीसी आते आते भारत में षड्दश दर्शन की उदय हुआ। कितने? षड्दश दर्शन। षड्दश दर्शनों में कौन कौन सा? तो देखे हम लोगों ने कि न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ठीक है। उसके बाद से हमने देखा न्याय, सांख्य, योग, उसके बाद से
उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इस तरह से वो हम लोगों ने देखा कि कई सारे षड्स दर्शनों की उत्पत्ति भारत में हुई। तो ये कह रहा है कि लोहे की उत्पत्ति कब हुई, तो आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व, यानी 1000 बीसी में। बिल्कुल समझ गए। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार, अब ये भी हम लोगों ने देखा था कि आज से 3000 वर्ष पूर्व महापाषाणिक जो है कब्रें बनी थी, बड़े बड़े पत्थरों से ढकी हुई कब्रें थी। इन्हें महापाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। हम लोग पता ही है कि महापाषाणिक संस्कृति के विषय में हम लोगों ने अध्याय 4 में पढ़ा था। अब देखेंगे यहाँ पे कि करीब 2500 वर्ष पहले, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कब? लगभग आज से 2500 वर्ष पहले बढ़ते लोहे के औजारों का प्रयोग। इन जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन हुआ। लोहे के विषय में कि कब लोहे का फाल आया, कैसे किस तरह से कृषि क्षेत्र में इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासों में पढ़ी थी। याद होगा आप लोगों को। अब देखें यहाँ पे कहता है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। अब देखिए कि धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ रही है। अब कृषि, जब भारतीय उपमहाद्वीप में जब कृषि की शुरुआत हो गई, कृषि की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से जो ये कृषि की शुरुआत हुई, तो भारत में पहला वह कौन स्थल है जहाँ के लोगों ने पहली बार कृषि की थी? तो मेहरगढ़ है। बलूच भारतीय उपमहाद्वीप का यह स्थल आज के पाकिस्तान मेहरगढ़ में है। सोहन नदी घाटी क्षेत्र में यह पड़ता है। ठीक है। जो किरथर की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में पहली बार मानव ने कृषि की शुरुआत की भारतीय उपमहाद्वीप में। क्लियर हुआ? तो अब देखिए, अब धीरे धीरे शुरुआत के बाद अब इसमें काफ़ी अधिक वृद्धि हो, इसे समृद्ध बनाने के लिए क्या होता है कदम? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई। ठीक है। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुओं और तालाबों तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे, ये देखेंगे कि इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरें। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लगभग लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। ठीक है। उसके कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। क्लियर है? अब देखेंगे कि ये कुछ चार्ट है, इसको समझें। इसको आपको सभी बच्चों को हमारे कमेंट बॉक्स में इस चार्ट में जो प्रश्न दिए गए हैं, इनका आपको सॉल्यूशन हमारे कमेंट बॉक्स में करें। थोड़ा एक्टिव हों, थोड़ा एक्टिवनेस दिखाएं आप। और ज़्यादातर जो प्रश्न हम कह रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में दें। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में डालें और हमसे बातें कर सकते हैं। ठीक है। उस पर डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या से संबंधित आप हमसे स्पष्ट बातें भी कर सकते हैं। वो हम आपको टाइम देंगे, या आप नंबर दिए रहेंगे तो अपने टाइम के अनुसार मैं आपको कॉल भी कर लूँगा। ठीक है। तो इन प्रश्नों का जवाब आप देंगे। स्टूडेंट, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। ठीक है। अब पहला प्रश्न है, इस पर आपको जवाब देना है। फिर कह रहा है वे किसानों से कर लेते थे। ठीक है। वह सिंचाई से भी संभव था, यह सिंचाई से संभव था। राजस्व की बढ़ी। ये सारे प्रश्नों का जवाब आप स्वयं देंगे। आगे आते हैं, गाँवों में कौन रहते थे? अब प्रश्न ये है कि इन गाँवों में कौन रहता था? इन गाँवों में कौन रहता था? इस
उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा पश्चिमी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्लाल कहते थे। ये याद रखेंगे, बहुत एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछता है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे, तो बेल्लाल कहते थे। साधारण हलवाहों को उणवर कहते थे। क्या कहते थे? उणवर। और भूमिहीन मजदूर दास को क्या कहते थे, तो इसको कहते थे कड़ैसियार। क्या कहते थे? दासों को क्या कहते थे उस समय? कड़ैसियार। ठीक है, वेलार, ठीक है, ये उड़वार, ये सारे शब्द आप याद रखिए। और अधिमई कहलाते थे। क्या? कैसी? कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे। ये शब्द आप याद रखेंगे। परीक्षा में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि तमिल क्षेत्रों में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? बेल्लार कहते थे। साधारण हलवाहों को क्या कहते थे? उड़वार कहते थे। भूमिहीन मजदूरों को मजदूर दास को क्या कहते थे? कैडसियार और अधिमई। क्लियर हुआ? देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देश के भारत के उत्तरी हिस्से में यानी उत्तर भारत में जो गांव का प्रधान होता था वो क्या कहलाता? ग्राम भोजक कहलाता था। क्लियर हुआ? ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर पीढ़ियों तक बने रहे। क्लियर हुआ? अक्सर ये व्यवस्था जो है पारिवारिक वंशानुगत व्यवस्था सी दिखती है। आगे देखेंगे यह, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। क्लियर हुआ? एक ही परिवार के जब लोग उस सत्ता या उस पद को संभालने लगते हैं, पिता के मरने के बाद उसका पुत्र, उसके मरने के बाद उसका पुत्र, ऐसी जब सिलसिलावार ढंग से व्यवस्था पर, शासन पर जो है एक ही परिवार के लोग आने लगते हैं, इस व्यवस्था को वंशानुगत व्यवस्था कहते हैं। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर उनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देता था। किसको? तो जो ग्राम भोजक होते थे, तो अक्सर प्राचीन काल में उत्तर भारत में राजा, क्योंकि ये शक्तिशाली होते थे, तो राजा गाँव के जिस क्षेत्र में जो उस गांव का जो है कर वसूलने की जिम्मेदारी उस ग्राम भोजक को दे देता था, सौंप देता था। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ये जो ग्राम भोजक थे उत्तर भारत में, ये कभी कभी न्यायाधीश का भी काम, क्योंकि जो गांव में कोई विवाद होता तो यह पंचायत द्वारा सुलझाते, और कभी कभी पुलिस का भी काम करते, उसे पकड़ते, पीटते, मारते। ठीक है, इस तरह के काम भी इनका था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। क्या कहते थे? अन्य स्वतंत्र जो कृषक थे इन्हें क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। गृहपति में कौन होता था? छोटे किसान। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, उन्हें दास कर्मकार नहीं होती थी, इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। क्लियर हुआ? यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी प्राचीन काल की कुछ तमिल रचनाएं हैं, इसके विषय में थोड़ा पढ़ेंगे। बिल्कुल याद करने की चीज़ें हैं ये। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसको बिल्कुल याद रखें। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं? संगम साहित्य। इनकी रचना कब हुई? करीब 2300 साल पहले। 2300 साल पहले का मतलब लगभग 300 BC में। क्लियर हुआ? आज 2300 साल पहले का मतलब कि इसकी शुरुआत कहाँ से इसकी गणना होती है? तो 2000 से। तो 2000 वर्ष जब पीछे कर देंगे और 300 पीछे जाएंगे तो 300 BC में चले जाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखें इन्हें, जैसे एक थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करें। ईसा मसीह का जन्म यहाँ हो गया। यहाँ से आगे जो बढ़ते हैं उसे AD कहते हैं, और
ये 2000 से 2000 एडी से, ये हम आज जो भी डेट बोलते हैं कि आज से 2300 वर्ष पूर्व, 23 की गणना कहाँ से करते हैं? 2000 ईस्वी से, 2021 से नहीं, 2000 से करते हैं। तो 2000 वर्ष इधर हुआ, और जब यहाँ से यहाँ तक 2000 हुआ, तो इसके पीछे जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो 365 दिन हो जाए, तो एक वर्ष ऐसे ऐसे, तो ये 300 इधर हो गया। तो 300 और 2000, 2300 साल पहले की बात है। तो 300 को इसको क्या किस में लिखते हैं? BC में लिखते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक बातें समझ में आ गई है आपको? मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। आप तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम कहते हैं। संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। कहाँ? मदुरै। ये मदुरै पांड्य राज्यों की राजधानी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो कहाँ इसका संकलन किया गया? मदुरै। और कई कवियों के सम्मेलन बनाकर किया गया, इसीलिए इसे संगम साहित्य कहते हैं। गाँवों में रहने वाले के लोग के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, जितने ये नाम आप लोगों ने देखा, ग्राम भोजक, ठीक है, ये सब नाम कहाँ पाए जाते हैं? तो इन संगम साहित्यों में ये सब नाम पाए जाते हैं। अब देखें, एक टॉपिक है नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। इसके विषय में थोड़ा सा समझे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये कहता है कि तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। ये जातक क्या हैं? तो जातक ये बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं। ठीक है, और इस पुस्तक में बुद्ध से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं। क्या है इस पुस्तक में? कि बुद्ध से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ इन पुस्तकों में दी गई है। तो अब हम देखेंगे कि कह रहा है कि ये देखें कि ये कह रहा है कि पिछले अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें देखा कि जातक कथाओं के बारे में सुना होगा। ये जातक कथाएं अगर नहीं सुने हैं तो जान लें, ये जातक कथाएं बुद्ध के बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और इसमें लगभग 500 550 से एबव कहानियाँ हैं। तुमने जातक कथाओं के बारे में सुना? ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। ये जातक कथाओं में वो सारी कहानियाँ इकट्ठा की गई हैं जो उस समय आम जनता में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। किसने संकलन किया है? बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन गया। ठीक है, अब इस जातक कथा को थोड़ा सा सुने। ये है एक जातक कथा, कैसे एक निर्धन की चतुराई उसे एक धनी व्यक्ति बना दी। यही चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। अब देखें, बिल्कुल समझ में आ गया होगा जातक कथाएं किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। और इसमें वो सारी कहानियां हैं जो उस समय जो है गाँव में प्रचलित थी, जनता में प्रचलित थी। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया। अब देखें कि एक मरा हुआ चूहा था, उस व्यक्ति ने उस चूहे को एक भोजनालय वाला था जो बिल्ली रखा था, तो उसे बेच दिया कि लो अपने बिल्ली को खिलाओ। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका मालिक इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। अब देखिए, युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहा,
कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले मैं उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तन को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। देखा कैसे यह अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। बिल्कुल ये आप सभी के लिए यह एक मार्मिक महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, ध्यान देंगे। कुछ पैसे। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़ा का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। देखिए कैसे इसका विकास हो रहा है, शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा कि कृपया सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिला तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में, गांव में या फिर शहर या गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? यह क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थी? उत्तर के कारण बताओ। इस प्रश्न के उत्तर बताएंगे आप और इनका सब कारण भी बताएं कि क्या इस व्यवसाय को महिलाएं अपना सकती हैं, नहीं अपना सकती। अब फिर से यहाँ आती हैं कि प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें उन कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। उन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। ये बात आप बिल्कुल समझ गए हैं। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, इसके बाद से हम इस पर वर्णन करेंगे। अब यहाँ आए कि अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे हुए थे। अध्याय 5 में सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि बहुत सारे महाजनपदों के स्थल दिखाए गए, काले से जो नगर थे उसे दिखाया गया। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। घरों में होते थे। आगे देखेंगे कि महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। बेरीगाज भरूच का यूनानी नाम
की कहानी। अभी ये एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देती हैं कि बेरीगाज बेरीगाज की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते हैं। बेरी गा बेरी गाजा ये बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। बार बार पूछता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से निर्यात की जाती हैं, तो बेरी गाजा जो है इसका एक और नाम है, यूनानियों ने इसका नाम भरूच रखा, ठीक है। और बेरी गाजा यह बंदरगाह है, कहाँ है, गुजरात में। और यूनानियों ने इसका नाम क्या रखा कि यूनानियों ने इसका नाम भरूच रखा था। अब आगे से हिमालय से जड़े राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाएं। अब देखें कि आपसे बहुत बार पूछता है आपसे प्रश्न कि बेरी गाजा से किन किन वस्तुओं का आयात होता था और किन किन वस्तुओं का निर्यात होता था, तो आप एक सूची बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखें। 2 ऐसे चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। अब इसमें से 2 ऐसी चीज़ बताना है आपको कि जिनका प्रयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें मुझे। अब देखिए कि पतनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है, ठीक है। अध्याय मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। अब देखें यहाँ पढ़ेंगे सिक्के। अब सिक्कों के विषय में समझेंगे। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानियों में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग में के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराना सिक्का भारत का क्या था? आहत सिक्का होता था। कौन सा? आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। कितने दिनों तक? लगभग 500 सालों तक यह सिक्का चला। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों के आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा आहत सिक्के के विषय में जाने। बहुत महत्व। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार कैसे होते हैं? ये आयताकार होते थे और कभी कभी यह वर्गाकार भी होते थे। या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप में लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। क्लियर हुआ? इनका उदय कब हुआ? कि लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में ये सिक्के दिखाई दिए और लगभग ये ईसा की प्रथम शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप में दिखाई देते हैं। अब देखेंगे ये है आहत सिक्के। अब ध्यान से देखें, ये आहत सिक्का है, ये आहत सिक्का है। किस तरह से गोलाकार है, ठप्पा लगाकर कुछ जो है कुछ जानवरों की या कई सारी आकृतियां बनाई गई है। अब देखें कि विनिमय यानी वस्तु लेन देन से जो व्यापार होता था, इसमें कई सारे साधनों के विषय में हम चर्चा करेंगे। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। संगम साहित्य की एक कविता है। कहता है, खेतों के सफ़ेद धान
गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे ए छूट न जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। देखेंगे कि ये कविता आपने देखा। आगे देखें, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। देखेंगे नगर जो थे कैसे अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। यहाँ देखेंगे अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, मथुरा को याद रखें, उत्तर प्रदेश में है। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा रास्ता, ध्यान दें, कहाँ से, एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। क्या था? यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ बनती थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ठीक है, इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब आगे देखेंगे, मथुरा से प्रस्तर तथा प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। बिल्कुल बताएं, आप कमेंट बॉक्स में करें। अब शिल्प तथा शिल्पकार, अब कुछ शिल्पों और शिल्पकारों के विषय में यहाँ समझेंगे। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, जिनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिलते हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी काले चमकीले पात्र। ठीक है, ये याद रख, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिले थे, इसीलिए इन्हें उत्तरी। काला रंग था इसलिए काले, चमकीले चमकदार थे, और पात्र मीन्स बर्तन। उत्तरी काले चमकदार बर्तन मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी और मदुरै शहर, दक्षिण भारत का मदुरै शहर जो है, कपड़ा व्यापार के लिए और कपड़ों के तरह तरह के कपड़े निर्माण के लिए उत्पादन के लिए जाने जाते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। अब ध्यान दें, व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं? बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लगे थे, और इन शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को क्या कहते थे? उस समय श्रेणी कहते थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल याद रखें, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहती हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। क्या काम था इन श्रेणियों का?
काम इनका था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, क्या करते थे ये, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। इन श्रेणियों के क्या काम थे, ये व्यापारी और शिल्पकारों के संघ को श्रेणी कहते थे और इन श्रेणियों को काम था कि प्रशिक्षण देना, कैसे काम करना है, कच्चे माल उपलब्ध कराना और तैयार मालों का वितरण करना। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको मेंस में भी लिखने की जरूरत पड़ जाती है कि श्रेणियों के काम क्या थे। तो श्रेणियों का काम क्या थे, तो प्रशिक्षण देना, जो भी अकुशल कारगर थे उसे कुशल बनाना, स्किल्ड बनाना, उसके बाद कच्चे माल उपलब्ध कराना, इन शिल्पकारों के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराना और तैयार माल को वितरण करना, बाजार में भिजवाना। ये सारे कार्य किसके थे, तो श्रेणियों के थे। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। श्रेणियां ये है बैंक के रूप में, यानी किसी व्यापारी को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो ये देते थे, पैसा उनके जमा करते थे, किसी को देते थे, करती थी। जहां लोग पैसे जमा रखते थे, क्लियर हुआ, लोग जमा करते थे, इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थलों के लिए दिया जाता था। क्लियर हुआ। अब श्रेणियों के विषय में आपने यहाँ समझा और ये श्रेणियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे आप। अब देखिए ये पढ़ेंगे कि सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अब ये जो स्थल है अरिकामेडु, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से अरिकामेडु बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अरिकामेडु को ध्यान से सुने। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में अरिकामेडु पुद्दुचेरी में है, दिखाया गया है। अरिकामेडु कहाँ है, पुद्दुचेरी में है। ढूंढो। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2000 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। क्या था, एक बंदरगाह था। कितना वर्ष पूर्व, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक बंदरगाह था। ठीक है, 2200 कहने का 1900 कहने का मतलब यह है कि लगभग कब, ईसा प्रथम शताब्दी बीसी और प्रथम शताब्दी एडी में ये जो था यह अरिकामेडु हुआ करता था। अब सामान जाते थे। अभी यहाँ देखिए ये पतन था, यहाँ दूर दूर से आए, ठीक है, जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। अब देखिए कि भूमध्य सागरीय में एम्फोरा नामक एक पात्र का यूज किया जाता था जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दो तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन की मुहर लगी हुई लाल और चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन कहा जाता था। एरेटाइन जो बर्तन हैं ये कहाँ के हैं, ये इटली के हैं, नाम से जाना जाता था। इसे मुहर लगे सांच पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था। कुछ ऐसे बर्तन यहाँ से मिले हैं जो इटली के एटाइन शहर से बने हुए थे और कुछ ऐसे मिले हैं जिनके डिजाइन देखकर लगता है कि यह इटली के रोम शहर से ये बर्तन आए होंगे, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लैब शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्थ बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। क्लियर हुआ।
अरिकामेडू के विषय में आप जान गए, कहाँ है, पांडिचेरी में है। यहाँ रोम बस्तियों, इटली के कई सारे शहरों के जो है पात्र यहाँ से मिले हुए हैं। यहाँ ऐसे लगता है कि वस्त्र रंगाई के लिए कई सारे छोटे छोटे जो है गड्ढे मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बताएं। अब कह रहा है कि एक सूची बनाएंगे, बिल्कुल आप पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में एक सूची बनाकर देखें कि रोम से हमारा व्यापार किन किन चीज़ों का होता था, अरिकामेडू से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, रोम से, इटली से संबंधित और रोम से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। क्लियर हुआ। अब देखें कि अन्यत्र इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। अन्यत्र के विषय में ये देखें कि मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तब भी हुआ जब गंगा के मैदानों के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने, रोम का शासक क्या था इसका नाम, तो इसका नाम है अगस्टस। क्या नाम है? अगस्टस। महत्वपूर्ण 2000 अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडप बनाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनाए जहां स्त्री तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े बड़े खुले रंग मंडप और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे, इसके विषय में आपको सोचकर बताने हैं। आगे देखेंगे। अब कुछ चीज़ों को पढ़ें, जैसे देखें इसके विषय में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। यह उत्तर काले चमके पात्र। अब देखें NBPW, उत्तरी काले चमके पात्र, NBPW। ये एक याद रखेंगे, NBPW ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। कैसे हैं? चमकदार हैं, काली सतह, नर्थ, ब्लैक, पीछे पेंटेड वेयर, काली पॉलिश, पेंटेड मीन्स पॉलिश, चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च ताप पर रखते थे, जिसके परिणाम इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे की तरह चमका देती थी। क्लियर हुआ? ये कैसे बनाए जाते थे। अब NBPW समझ गए। NBPW क्या है? नॉर्थ, ब्लैक, पेंटेड वेयर। विनिमय के साधन ये आपने देखा। यहाँ ये आहत सिक्के के विषय में थोड़ा पढ़ेंगे। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाते। ये सिक्के उपमहाद्वीप से के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। अब आगे देखेंगे, थोड़ा सा
कुछ अब ये देखें, ये आकृति को देखेंगे, पहले इसको पढ़ लें कि ये क्या कहना चाहता है। नीचे सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। कुछ अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी हैं या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इस इमारतों की छतों का वर्णन इस इमारतों की छतों का वर्णन करो। अब ये है, आपको कमेंट बॉक्स में इस इमारतों के विषय में बताना है। ये जो है, ये सांची का स्तूप है। ये सांची के स्तूप के दीवार पर कुछ बनाई गई पेंटिंग है और यह स्तूप है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं हम। ये सब आपने पढ़ रखा है, इसके विषय में आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ देखें, ये देखो, ये औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सड़सी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। ये सारे लोहे के वस्त्र हैं। तो आज हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी का अध्याय 8 खत्म किया। इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे और बहुत सारी चीज़ें जैसे जो मैप पर समझने वाली चीज़ें थी उसे हम समझेंगे। एक अलग से आपको वीडियो में लेक्चर दूंगा जिसमें केवल और केवल उस समय के जो हैं सभी एनसीईआरटी जो आपने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी में सभी टॉपिकों के, सभी अध्यायों के मानचित्रों की एक वीडियो सिंगल होगा जिसमें केवल हम सभी अध्यायों के मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ देखें कुछ तिथियाँ जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग में की शुरुआत लगभग कब हुई? तो आप जान गए हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की शुरुआत कब हुई है? तो लगभग 3000 साल पहले हुई है। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के करीब कब आए हैं? 2500 साल पहले आए हैं। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई? लगभग 2300 साल पहले। अरिकामेडू का पतन कब हो गया? करीब 2200 से 1900 साल पहले। क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। अब यहाँ देखेंगे कि कुछ प्रश्न हैं जिसे आप करें और इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। वो इन प्रश्नों का जो है कमेंट, इन प्रश्नों पर कमेंट आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तमिल में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि तमिल के बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः द्वारा खेती की जाती थी। ग्राम भोजकों की जमीन पर किसके साथ? तो दासों के साथ, कर्मकार दास जो है या अन्य भूमिहीन कृषक इनके खेतों पर कृषि करते थे। तमिल के हलवाहे को क्या कहते थे? ये आंसर आप देंगे। अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे। ये प्रश्न आप बताएंगे। इसका प्रश्न का जवाब आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। जो देंगे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। अगली क्लास में जब ये पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा तो एक लेक्चर तो आपको केवल एनसीईआरटी क्लास 6 के जितने भी मानचित्र हैं उसका एक लेक्चर दूंगा जिसमें सारे वीडियो, सभी टॉपिक के मानचित्र उसमें होंगे। और एक क्लास दूंगा जिसमें एनसीईआरटी अध्याय 1 क्लास 6 की एनसीईआरटी का अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक के सभी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन उस लेक्चर में रहेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।